हेलो दोस्तों, तो कल जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास जो नया टॉपिक, नया चैप्टर का नया टॉपिक्स आपको शेयर किया हूँ मैं वीडियो। तो आप देखिए कौन से टॉपिक्स आपको और भी चाहिए उस चैप्टर के लिए, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं ताकि वो भी हम पढ़ा लें अगर वो टॉपिक किसी और चैप्टर से मैच ना खाते हो। इस जैसे हम पढ़े वन डायमेंशन इन मोशन, जब हम वन डायमेंशन इन मोशन पढ़ लेंगे तो हम इसके बाद पढ़ेंगे टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन मोशन क्या होता है। उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, किसी बॉल को अगर हम फेंक के तो आगे जाके कैसा मूव करेगा, कितना हाइट इसमें रीच करेगी, उसके बाद कितना हॉरिजॉन्टल रेंज होगा उसका, ठीक है नहीं। तो अगर हम वन डायमेंशन पढ़ लेंगे, वन डायमेंशन का जब हम 2 बार यूज़ कर लेंगे तो उसको 2 डायमेंशन बन जाएगा। यही है, तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, वन डायमेंशन पढ़ने का। जब हम पहला स्टेप चढ़ लेंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएगी समझने के लिए। कौन सी? 2 डायमेंशन की। अगर मैं अभी स्टार्ट कर दूँ 2 डायमेंशन साथ में एक ही साथ सब स्टार्ट कर दूँ तो कन्फ्यूजन होने लगेगा। तो अगर आप वन डायमेंशन को पहले समझ लेंगे, समझ कर लेंगे, तो बस इसके बाद जो अगला 2 डायमेंशन होगा बहुत ईजी लगेगा आपको। वन डायमेंशन से यूज़ किए, आप एक एक्सिस पे यूज़ किए, आप दूसरा एक्सिस भी लगा लीजिए, चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगी। वन डायमेंशन को जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो पहला इसमें जो टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कभी भी आप देखेंगे मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बहुत महत्व देता हूँ, इस पर जोर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी हम मोशन की बात करते हैं तो कोई चीज़ मूव कब करती है, वो किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, उसका सराउंडिंग क्या है, किसको हम रेफरेंस ले रहे हैं बताने के लिए, उसको हम कहते हैं उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बस जैसे कुछ लोगों को सबसे भी कन्फ्यूज़न होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों कहते हैं। तो रेफरेंस मीन्स कि हम किसको मीडियम अपना ले रहे हैं, सराउंडिंग, किसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू, ये शॉर्ट फॉर्म है। फ्रेम क्या होता है, जिसे आप देखेंगे आपके पास अगर फोटो होगा, फोटो का फ्रेम होता है कुछ कैसा, अगर 2 डायमेंशन देंगे तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल फ्रेम होता है कि नहीं। जैसे 3 डायमेंशन 3 होता है, तो अगर हम 2D की बात करें तो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल फ्रेम होता है। यहाँ पे अगर इसको हम एक्स बोले वाई, तो वही फ्रेम कैसा कि उसमें एक्स एक वाई होना चाहिए, कुछ रेक्टेंगल टाइप का। इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। फिर अगर हम इसको यहाँ से ओरिजिन मान लें, जहाँ दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन मान लें। अब इसके रेफरेंस में हम बाकी किसी भी चीज़ का पार्टिकुलर पोजीशन बताएं, मोशन कर रहा है या रेस्ट पे है, किसी स्पीड है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, उसी की स्टडी में से करते हैं, फ्रेम से करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो यही होता है फ्रेम। फ्रेम मीन्स कि कोई भी हम फिर फ्रेम ले सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम अपना फ्रेम मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, फ्रेम को मुझे फ्रेम मानना है, तो क्या करेंगे आप, सीधा पेड़ के ऊपर, पेड़ अपना सेंटर में आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ओरिजिन आएगा, और यहाँ पे एक एक्सिस एक वाई एक्सिस होगी। तो ये हो गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम क्या है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट जो हम ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगुलर फ्रेम जैसा दिखता है। हाँ, ये 2D में 3D में यहाँ पे वाई भी आ जाता है, जेड भी आ जाता है। तो ये हो गया हमारा फ्रेम। रेफरेंस क्या है, हम पेड़ को रेफरेंस ले रहे हैं ना, इसी के रिस्पेक्ट में बाकी चीज़ें बात करेंगे, इसी के रिस्पेक्ट में हम डिस्टेंस नापेंगे। तो ये हो जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी भी चीज़ को कोई मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, सब चीज़ पे डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपने ये देखा होगा जब आप ट्रेन में हो, जब ट्रेन में ट्रेवल करते हैं और आसपास क्या हो, ट्रेन भी खड़ी हो, अब मान लीजिए मिडल ट्रेन की पटरी पे है, इधर भी ट्रेन खड़ी है, इधर भी ट्रेन खड़ी है। अचानक में आप देखते हैं कि आपकी ट्रेन मूव करने लगती है जब आप दूसरी ट्रेन को देखते हैं। तो लेकिन जब आप उसको सही से रियलाइज़ करें, अगर नीचे आप पटरी को देखें तो देखेंगे कि आपकी ट्रेन मूव नहीं कर रही है, मूव कर रही है बाजू वाली ट्रेन। लेकिन अगर आप उस ट्रेन को देखें तो आपको लगेगा कि आपकी ट्रेन मूव कर रही है, ऐसा महसूस होता है कि नहीं। तो हमको क्या देखना पड़ता है कि किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। अगर हम वही पटरी के नीचे रिस्पेक्ट में बात करें, कभी हम उससे जब बात करते हैं मोशन की, तो हम किसी स्टेशनरी, जैसे हम मान लेते हैं किसी रोड पे अगर कोई व्हीकल चल रहा है तो हम रोड को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चलते हैं, ना कि व्हीकल को, ताकि चीज़ें आसान हो। तो हम जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो ये रिलेटिव टर्म है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, जो मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, एंड जो ऑब्जर्व कर रहा है, इन दोनों पे डिपेंड करता है कि हम क्या बताएं, किस चीज़ के स्टेप से मोशन कर रही है। तो हम मोशन इस पर डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट है, तो ये मूव कर रहा है। अगर ऑब्जर्वर खुद ही मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट है, तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। क्योंकि जो कोई भी अपने आप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता है या किसी को भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता है तो मानता है कि जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए हैं वो क्या रेस्ट पे है, ऐसा मानते हैं। इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए, जरूरी नहीं हो कि रेस्ट पे हो, बाकी को हम उसकी रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो ये आप समझिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत क्यों पड़ी, चीज़ों को रिलेट करने के लिए। जैसे आपको बताना है, मैं इसे एग्जांपल देते आया हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ। अगर मुझे बताना है कि मैं कहाँ रहता हूँ तो मैं बताऊँगा कि मैं इस एरिया के इतने दूरी पे रहता हूँ।
तो आपको किसी का एरिया का नाम लेना पड़ेगा ना, कि आप ऐसा बोलते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ। अब बोले कि मैं यहाँ रहता हूँ, वो पूछेगा कहाँ रहते हो, कन्फ्यूज़न ना। तो आपको बताना पड़ेगा कि इस एरिया के इतने किलोमीटर की दूरी पे मैं यहाँ रहता हूँ। तो अगर वो एरिया फेमस एरिया होगी तो तुरंत उस एरिया से कंसिडर करके तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या काम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कोई मुझे, अगर मैं कहीं स्पेस में कहीं गायब हो गया, अब पता नहीं कैसे स्पेस में जाऊँगा, लेकिन अगर स्पेस में चले गया और कोई मुझे एलियन मिल गया। एलियन मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, अदर प्लैनेट के जो, जैसे हम बोलते हैं फॉरेनर, किसी भी दूसरे देश के पीपल को फॉरेनर कहते हैं, वैसे ही किसी दूसरे प्लैनेट के जीव को हम एलियन कहेंगे। मान लीजिए कोई एलियन मिल गया हमको बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, कि भाई हाँ ठीक है हम आपको रेस्क्यू करेंगे, आप बस अपना एड्रेस बता दीजिए। तो अब जब वहाँ बात करेंगे तो आपको एकदम डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से, मान लीजिए आप जिससे और किसी गैलेक्सी में चले गए तो आपको बताना पड़ेगा कि मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी। तो सबसे पहले ब्रॉड सेंस बताना पड़ेगा कि बड़ा एरिया, फिर उसके बाद छोटे छोटे एरिया में। जैसे कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। जब वो बंदे को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो पूछेगा आप और कहाँ रहते हैं, आपका जिला, तो आप बताएंगे मैं इलाहाबाद, जौनपुर, जो भी जो जिला वहाँ रहता हूँ। फिर उसके बाद पूछेगा वो मैं जानता हूँ वहाँ पे, आप बताइए उसके अंदर कहाँ पे, फिर आप बताएंगे अपना पोस्ट, फिर गाँव बताएंगे। फिर अगर वो गाँव भी जानता हूँ तो बताएंगे घर में, ये घर है इसको जानते हैं, तो बोलेंगे हाँ घर भी जानता हूँ। ठीक है, तो आप पहले ब्रॉड सेंस में बताएंगे, फिर धीरे धीरे आप नीचे की ओर जाएंगे। तो आप कहते हैं रेफरेंस देते हैं, तो आप बताएंगे एलियन को कि मैं मिल्की वे गैलेक्सी से हूँ। इसके बाद आप बताएंगे कि जो हमारा सिस्टम में मिल्की वे सोलर सिस्टम, इसके बाद हमें बताएंगे कि हम कहाँ रहते हैं, प्लैनेट कौन सा प्लैनेट हमारा, प्लैनेट का नाम अर्थ है। फिर अर्थ के बाद, अर्थ तो बहुत बड़ा है, उसमें कुछ हमारे पास क्या है, बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं। कॉन्टिनेंट में कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं आप, एशिया में रहते हैं। अब एशिया, तो एशिया कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्री है, कौन सी कंट्री, इंडिया में रहते हैं। इंडिया भी बहुत बड़ा है, इसका डिवीज़न बताइए। तो आप बताएंगे इंडिया में मैं कहाँ रहता हूँ, इंडिया में उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा है, इसको भी और डिवाइड किया गया है ताकि चीज़ें आसान हो जाए। जैसे आप बायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो उसमें हर बॉडी पार्ट का एक अलग अलग नाम होता है, ताकि चीज़ों को फटाक से कंसिडर करके उस पर इलाज किया जा सके। तो यूपी में फिर बताएंगे इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं, फिर बताएंगे कि इस एरिया में रहता हूँ, है कि नहीं। तो अगर इतना आप बता दिए, तुरंत कोई भी आपको बता देगा कहाँ रहते हैं, तुरंत आपको उधर ड्रॉप कर देगा, है कि नहीं। जब अपना एड्रेस लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, अपने एरिया का नाम, तो उसके बाद थोड़ा सा आगे उसका बड़ा ब्रॉड एरिया फेमस है, हाँ। फिर टाउन का नाम, टाउन या सिटी बोल सकते हैं, सिटी के पास अपना बताते हैं कि यहाँ पे कौन सी स्टेट में है। तो ये क्या होता है, आप फ्रेम देते हैं, रेफरेंस, है कि नहीं। तो ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस बारे आप समझ चुके हैं जहाँ तक मुझे पता लग रहा है। तो फ्रेम का मतलब हो गया, जो हम फ्रेम की बात करते हैं, देखेंगे आप फोटो में फ्रेम होता है, तो यही हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। इसी को हम क्या करते हैं, अपना मीडियम मानते हैं चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये रेफरेंस हो गया, इसी बोल दिए फ्रेम ऑफ और रेफरेंस, कुछ अलग बात नहीं है। और रेफरेंस मतलब किसी चीज़ के रेफरेंस को बात करना है, इसको ज़्यादा रेफरेंस देना, तजब्बो, जोर देना, जो बोल सकते हैं आप। तो ये हो गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जैसे हम समझ गए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, हम समझ गए कि हम किसके रिस्पेक्ट में भी चीज़ें बात करेंगे। जब इतना आप समझ चुके हैं तो अब बात आती है कि कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। मान लो ऑब्जेक्ट रखा गया तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कितनी दूरी पे, कहाँ पे है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस एरिया से इतनी दूरी पे रहता हूँ, तो मैंने उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बताया कि मैं इतने दिन पे मेरा पोजीशन है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद आता है पोजीशन। तो पोजीशन कुछ नहीं होता है, होता है लोकेशन। लोकेशन देना कहाँ से, विथ रिस्पेक्ट टू दी सराउंडिंग, कौन से सराउंडिंग में है उसके हिसाब से आपका ना लोकेशन बताना ही क्या कहता है, पोजीशन कहता है। हाँ, तो इसको बोल सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सराउंडिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए, सराउंडिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जैसे हम बना लेते हैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फ्रेम, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट। हम लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्यों यूज़ करते हैं, मैंने इसको एकदम डिटेल में बताया आपको। अगर हम वन डायमेंशन की बात करें तो हमको बस एक ही आगे पीछे जाने की जरूरत पड़ती है, तो हम एक्स नंबर लाइन का यूज़ करते हैं जो वन डायमेंशन होता है। उसमें आप सब कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं, वन डायमेंशन के मोशन को पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम किसी एरिया में आ जाते हैं तो हमको वन डायमेंशन चाहिए कि हाँ मैं इस एरिया, इस पाथ पे कितना चलाऊँ, फिर दूसरे पाथ पे कितना चलूँ, तो बीच में कहीं आप किसी एरिया में मिलेंगे, है कि नहीं। तो यह टू डायमेंशन, तो इसलिए हम उसको परपेंडिकुलर लेते हैं। अब आगे देखेंगे आप परपेंडिकुलर क्यों लेते हैं,
क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे मेरे मैथ्स का जो लेक्चर था स्केलर वेक्टर में प्रोजेक्शन में देखेंगे कि जब मैंने एक्स और वाई की बात की थी, तो अगर हम प्रोजेक्ट लेते हैं किसी भी परपेंडिकुलर किसी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर का अगर हम प्रोजेक्शन लेते हैं तो उनका जो प्रोजेक्शन या उसका जो डॉट प्रोडक्ट आता है दोनों वेक्टर का 0 आता है। इसका ये मतलब है जो एक्स एंड वाई वेक्टर है एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इसका कोई कंपोनेंट साइड नहीं है ना इसका कोई कंपोनेंट इस साइड है, तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, चीज़ें पढ़नी आसान हो जाती हैं। इसका आप और अच्छा पढ़ेंगे जब आप फोर्स को स्टडी करेंगे। तो अगर मैं इधर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना लूँ और ये एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट ये ओरिजिन, इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट लिए हैं। बता दें कि मैं यहाँ पे रहता हूँ 4 और 5। 4 ये जो पहला कोऑर्डिनेट क्या आता है एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पे है, दूसरा वाई एक्सिस पे कितनी दूरी पे है, इतना तो सबको पता ही होगा। तो ये क्या कहते हैं मैंने अपना पोजीशन बता दिया। तो आपने स्केलर वेक्टर में पढ़ा है, इसको अगर हम आर से किससे ओरिजिन से कनेक्ट कर दें इसको आर वेक्टर बोल दें तो आर वेक्टर हमारा क्या होगा, इसको कहते हैं हम पोजीशन वेक्टर। तो हम बता दिए पोजीशन क्या है हमारा, समझा क्या। अगर देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये आप कॉम्पिटिशन तो अप्लाई कर ही सकते हैं, आपके बोर्ड के पेपर में भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है आपको, जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो चीज़ों को आपको समझना होता है कि चीज़ें कैसी हो रही हैं, फिर लास्ट में पेपर में आप अपने मन से भी लिखेंगे अगर वो सब मेन पॉइंट्स हैं ना उसके अंदर, तो आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। अच्छे मार्क्स मिलते ही हैं क्योंकि सर वो समझेगा कि बच्चे ने खुद से समझ ही किया है, जो पेपर चेक करेगा और आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इस अच्छे से डिफिनेशन में लिखा हुआ है तो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इसका डिफिनेशन मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करूँगा, इसका नोट्स बना कर रखा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आराम से मिल जाएगा। तो टेंशन की बात है ही नहीं 1%। तो पोजीशन समझ चुके हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ चुके हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने के बाद हम पोजीशन समझ सकते हैं, तो पोजीशन भी समझ चुके हैं। अब पोजीशन तो समझ गए हैं लेकिन मोशन की बात कर रहे हैं अभी इसके बाद। पोजीशन अगर किसी चीज़ का चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट गति कर रहा है, गति मीन्स मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन। इसके बाद चलते हैं मोशन। मोशन और रेस्ट, तो रेस्ट बोलते हैं पहले, रेस्ट। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे बोलेंगे, ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे, पार्टिकल, जिसको हम कंसीडर करके चलते हैं, किसी पार्टिकल को हम रेस्ट पे क्या बोलेंगे, रेस्ट। आप पता ही रेस्ट मीन्स आराम कर रहा है। तो अगर हमारा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमारा एक्स, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका आर वेक्टर का डिस्टेंस है, इसका पॉइंट है, ये पहले भी इसी जगह पे था टी टाइम पे, हाँ टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे भी यहीं पे था, टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे यहीं है, और आगे भी इसी सेकंड तक, मतलब उसी जगह पे उसी पोजीशन में बना हुआ है। इसका जो पोजीशन है आर वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे कि जो ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे ये क्या कर रहा है, ये रेस्ट पे है विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। बताना पड़ेगा हम किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन नहीं चेंज होता विथ रिस्पेक्ट टू इस फ्रेम, तुम कहेंगे वो क्या, वो रेस्ट पे है। व्हेन द ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to its surrounding। सराउंडिंग क्या है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर वो सराउंडिंग के हिसाब से अपना क्या पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, जिसको हम रेफरेंस ले रहे हैं, जिसको हम कहेंगे क्या, वो रेस्ट पे है। एग्जाम्पल की तरह पे बोल सकते हैं कि अगर कोई बुक किसी टेबल पे रखी गई है, तो हम कहेंगे कि जो बुक है, बुक इज़ एट रेस्ट ऑन द टेबल विथ रिस्पेक्ट टू, क्या कह सकते हैं हम, रूम बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो जो बुक है वो क्या, रेस्ट पे है विथ रिस्पेक्ट टू रूम, उस रूम के रेफरेंस में अगर हम ले तो क्या, अगर देखा जाए इसी बुक को अगर मैं चांद से स्टडी करूँ, मून से देखूँ, क्या हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट पे है, नहीं, क्योंकि अर्थ तो रोटेट कर रही है, चांद भी इसके आसपास रोटेट कर रहा है। तो चांद में अगर कोई व्यक्ति इस पर बुक को देखे, उसे देख तो पाएगा नहीं क्योंकि बीच में एटमॉस्फेयर है, तो अगर देखे तो दिखेगा क्या उसको, कि वो मूव कर रहा है, क्योंकि जब चांद पे कोई व्यक्ति रहेगा तो अपने आप को करेगा क्या, कंसीडर, अपने आप को कंसीडर करेगा रेस्ट पे। आप जानते हैं कि चांद घूमता है अर्थ के अराउंड और ख़ुद भी अपनी ओर रिवॉल्व करता है, और अर्थ भी घूमता है। तो अगर हम चांद पे हों तो हम लेंगे कि नहीं, हम नहीं घूमते हैं, अर्थ घूमता है। चांद पे हम हैं तो हम रेफरेंस लेंगे अपने आप को, तो हम बोलेंगे कि हम रेस्ट पे हैं, अर्थ पे जो बुक रखी है घूम रही है कि नहीं। तो अगर हम रेफरेंस किसको ले रहे हैं, मून, तो मून के हिसाब से यही बुक क्या कर रही है, घूम रही है कि नहीं। तो रेफरेंस किससे ले रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो रेस्ट क्या हो गया,
अगर पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है तो, अगर पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट या बॉडी या पार्टिकल जो भी है वो रेस्ट पे है। रेस्ट समझ चुके हैं, तो रेस्ट से ज़्यादा काम नहीं है। जब कोई चीज़ रुकी हुई है तो उससे क्या मतलब ज़्यादा, अब जब मूव करेगा तो कुछ मतलब हो, क्योंकि रेस्ट से ज़्यादा पढ़ने को स्टडी ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ रेस्ट पे है, अगर मुझे उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है तो वो रेस्ट पे होगी। अगर कोई दूसरा बाहरी इन्फ्लुएंस उस पर काम ना करे तो रेस्ट पे ही रहेगी ना, तो मुझे उससे फ्यूचर से ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं होगा, क्योंकि वो रेस्ट पे ही रहने वाली है। हाँ, तो उसको ज़्यादा स्टडी करने के लिए कुछ ज़्यादा हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब कोई बॉडी मोशन करती है, इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा क्या आता है, मोशन। हाँ, तो मोशन क्या होता है, इफ ऑब्जेक्ट बोले या बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो अगर वो सराउंडिंग और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में। सीधी सी बात है, टाइम रुकता नहीं है, टाइम चेंज होते रहता है। हाँ, तो सराउंडिंग को हम रेफरेंस लीजिए और टाइम तो बीत ही रहा है, तो टाइम के हिसाब से क्या होगा, उसका पोजीशन भी चेंज होगा। किसके रेफरेंस में, सराउंडिंग के रेफरेंस में। तो हम कहेंगे वो चीज़ क्या है, मोशन पे। इसको ऐसा समझ सकते हैं, अगर हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। कोई ऑब्जेक्ट जो था यहाँ पे था t=0 सेकेंड पे, कुछ टाइम बाद t=2 सेकेंड पे यहाँ आ गया, फिर t=3 सेकेंड पे यहाँ पे आ गया। तो हम कहेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है पहले इस पोजीशन पे था r1, फिर इस दूसरे पोजीशन पे r2 पोजीशन पे, और तीसरे पोजीशन पे r3 पोजीशन पे। तो देखेंगे पहले ये इस रेफरेंस के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। इसका मतलब अगर ये पोजीशन चेंज कर रहा है, ये तो मूव कर रहा होगा, ये मोशन कर रहा होगा कि नहीं। तो हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये मूव कर रहा है कि नहीं। तो इसको कहते हैं मोशन, है कि नहीं, मोशन। अब मोशन जब पढ़ लिए हैं तो कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, जैसे आप समझ लीजिए कोई छोटा सा बच्चा 1-2 साल का है, 1-2 साल नहीं और छोटा, 4-5 महीने का है, तो अगर कहीं पे आप छोड़ देंगे उसको लेटा के, वहीं सोए रहेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अरे हाँ कि कहीं गायब हो जाएगा, कहीं चले जाएगा। तो आप उसको ऐसे छोड़ के कुछ कहीं 1-2 घंटे काम भी कर सकते हैं, हाँ। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो 1-2 साल का है, 2-3 साल का, थोड़ा सा नॉटी टाइप का है, तो उसको आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो मूव करता है ना। तो थोड़ा सा वो टेंशन रहेगा, जिक्र रहेगा कि कहाँ जा सकता है, किसके उससे दोस्त को कौन से, कोई बाजू वाला तो उठा नहीं ले गया, पड़ोसी वाला कि घुमाने के चक्कर में, या घूमते घूमते खुद चले गया कहीं पे, तो थोड़ा टेंशन होता है ना। तो क्योंकि वो मूव कर सकता है, जब मूव करते हैं तो हमको चीज़ों को कॉम्प्लिकेट थोड़ी हो जाती है। अब मूव कर जाता है तो उसका जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करना होता है हमें, उसके फ्यूचर के बारे में जानना होता है कि आगे कहाँ पे होगा, कैसे क्या हुआ। तो वो समझना पड़ेगा कि वो मूव कर रहा है तो किस तरह से मूव कर रहा है, हाउ फास्ट ही मूव, हाउ कैसे मूव कर रहा है, कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है कि नहीं, और किस जगह मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, सब चीज़ें हमको देखना पड़ेगा। तो जब मोशन की बात करते हैं, अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आगे चीज़ें पढ़ते हैं। और जैसे मैंने बताया, जो मोशन और रेस्ट होता है, जब हम बात करते हैं मोशन और रेस्ट की, है कि नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है, जो ऑब्जेक्ट हम कंसीडर किए हैं प्लस जो ऑब्जर्वर है, ये दोनों पे डिपेंड करता है। एक ही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे होगा, वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए क्या होगा, मोशन पे होगा, क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल रहा है, किसको हम रेफरेंस ले रहे हैं, सराउंडिंग के हिसाब से, है कि नहीं। तो ये दोनों की स्टडी किस पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर पे। कभी कुछ ऐसा MCQ में आ जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है या रेस्ट पे है, तो किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, कि दोनों पे डिपेंड करता है। तो जिसको ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा, मतलब जो नॉर्मली पढ़ा है, कॉन्सेप्चुअल नहीं, फीलिंग के साथ ध्यान से नहीं पढ़ा है, उसको अगर ऑब्जेक्ट भी तो स्टडी करते हैं हम लोग, तो तुरंत मारेगा ऑब्जेक्ट पे। बट ऐसा नहीं होता, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को दोनों का अगर हम लें तब माना जाता है कि कोई चीज़ मोशन कर रही है या रेस्ट पे है कि नहीं। सब समझ गए। इसके बाद हम चलते हैं, मोशन पढ़ लिए, अब मोशन को कैसे हम स्टडी करें। मोशन को स्टडी करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, अगर हम ये चीज़ें पढ़ लें तो हम बता सकते हैं कि वो चीज़ मूव कर रही है तो कहाँ तक पहुँची होगी, कहाँ तक गई होगी, है कि नहीं। चलो ठीक है। तो उसके पहले हम एक वर्ड का पूरा मीनिंग समझ लेते हैं। आपने सुना होगा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का कुछ मतलब नहीं होता है, ये मतलब होता है बस
स्टडी ऑफ मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसकी स्टडी करना क्या आता है, मोशन को ही काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो ये जो चैप्टर में पढ़ा रहा है किस में आएगा, काइनेमेटिक्स में आएगा। तो इसके पहले हम देखो पढ़े क्या, स्केलर और वेक्टर। अब उसका काम आना स्टार्ट हो जाएगा। स्केलर वेक्टर क्या होता है, कुछ समय बाद इसी चैप्टर में आपको मालूम पड़ेगा कि हमको डिफ्रेंसिएशन की यूज़ करनी पड़ रही है, जो हमने पढ़ा स्केलर वेक्टर बेसिक मैथ्स में, है कि नहीं। तो चीज़ें सब काम आती हैं, इसलिए तो पढ़ेगा है। मैथ्स क्या है, लैंग्वेज ऑफ द फिजिक्स, तो हम पढ़ेंगे उसको। तो हम अभी जो बात करने जा रहे हैं वन डायमेंशन मोशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन करेंगे, कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि हम लोग क्या क्या चीज़ों को कैसे कंसीडर करके चलेंगे, कुछ जो कंडीशन बोल सकते हैं हम, क्या कंडीशन लेके चलेंगे। तो पहला जो हमारा रेस्ट्रिक्शन होगा कि हम जो मोशन की बात कर रहे हैं, जो मोशन की बात कर रहे हैं ये होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में, और वन डायमेंशन इसको कहते हैं। मतलब एकदम सीधा रोड रहेगा, ना कि थोड़ा सा टर्न वन हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर एक टर्न हो गया, अगर इसको हमने एक्स एक्सिस माने, तो यहाँ अगर इनको कुछ एरिया कवर कर रहा है कि नहीं, तो उसको हम वाई को कंसिडर करना पड़ेगा बताने के लिए। एक एक्सिस से हम काम ही नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, हम बस स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो इसमें बस मुझे एक ही एक्सिस जरूरत पड़ेगी, इसको हम कहते हैं एक्स। और एक्स में कहीं पोजिशन दे देंगे 0, फिर 1 2, पोजिशन डिस्क्राइब करने के लिए 3 4 जैसे यूज़ करते हैं, -1 -2। जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, किसका कर सकते हैं, वेक्टर का यूज़, बट ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों, क्योंकि जब हम बताया था, जब मैं वेक्टर पढ़ा रहा था, आपको बताया था जब वेक्टर की जरूरत ज़्यादा कब पड़ती है, जब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। जब हम इसमें वन डायमेंशन की बात करते हैं तो हमको वेक्टर की ज़्यादा जरूरत इसलिए नहीं पड़ती, क्योंकि अगर हम किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, दो ही डायरेक्शन ये, एक आगे एक पीछे, अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, इसको बोलते हैं आगे जाएंगे, हाँ इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, तो उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। और जो इस साइड जाएंगे 0 को इस साइड, नेगेटिव डायरेक्शन कंसिडर करेंगे, डिक्रीजिंग। तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी ना कि कहाँ जा रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं पड़ेगा कि मैं नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूँ, एक ही डायरेक्शन है। तो अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ जल्दी हम किसी वेक्टर को ऐसा दिखाएंगे नहीं। वेक्टर अगर मैंने वी वेक्टर ली जाए, मतलब इसका मतलब ही वी है, किस, इस चैप्टर में, बस वन डायमेंशन वाले चैप्टर में, क्योंकि इसका भी मीनिंग तो ज़्यादा कुछ बदलेगा नहीं, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इसीलिए तो हम इधर वेक्टर नोटेशन का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। मतलब हम इसको ऐसा नहीं दिखाएंगे, दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिख सकते हैं, क्योंकि इससे कोई कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है इस चैप्टर में, वन डायमेंशन वाले मोशन में, ध्यान रखना ये सब। उसके बाद हम देखेंगे कि बॉडी मोशन कर रही है, बट इसके पीछे का जो कॉज होता है, जो फोर्स की बात करते हैं हम लोग, किसी फोर्स को जब हम अप्लाई करते हैं तो बॉडी मूव करती है, तो इसके जो कॉज है, कॉज हम नहीं पढ़ेंगे इस टाइम। क्या है, इससे जो कॉजेज़ होते हैं मोशन के, क्या होते हैं, इससे हम फोर्स की बात करें, ये हम नहीं स्टडी करेंगे इस टाइम कि कौन से फोर्स अप्लाई हुए हैं, क्या हुआ है। हम कॉज के बदले इस कॉज से जो इफेक्ट आया है, इफेक्ट को पढ़ेंगे। जो इफेक्ट हमारा क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, कि एक्सेलरेशन हुआ है, क्या हुआ है। हम फोर्स की रीड नहीं करेंगे कि किस फोर्स के वजह से कितना हुआ है, हम यहाँ बस इफेक्ट की बात करेंगे, मोशन। समझ गए। पहला हमें स्ट्रेट लाइन मोशन करना है, तो हम ज़्यादा वेक्टर का यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस डायरेक्शन दिखाएंगे, प्लस का साइन यूज़ कर लेंगे, उल्टा जा रहे हैं तो माइनस साइन का यूज़ कर लेंगे, मालूम पड़ेगा कि अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं। और दूसरा कॉज ऑफ द मोशन, फोर्स का नहीं बताएंगे। और थर्ड है, जब हम बात करते हैं किसी पार्टिकल की, पार्टिकल, तो पार्टिकल हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, तो अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो पार्टिकल को हम पॉइंट कर सकते हैं। कोई पॉइंट है, इसी को हम कहते हैं क्या, पार्टिकल है कि नहीं। तो इसको हम करते हैं कंसीडर, पॉइंट को पार्टिकल कहते हैं। लेकिन हम जैसे बड़े इतने इंसान, हम पॉइंट कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे ना। फिर भी हम अपने आप को कंसीडर करते हैं कि हम पॉइंट है, किसके हिसाब से, पार्टिकल, इस वन डायमेंशन के हिसाब से, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, है कि नहीं। तो हम अपने आप को भी, अगर मैं मूव कर रहा हूँ, तो अगर मैं अपने आप को ऑब्जेक्ट कंसीडर करूँ तो मैं पार्टिकल कहलाऊँगा, पॉइंट पार्टिकल, ठीक है। तो पार्टिकल कौन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई ह्यूमन हो सकता है, कोई बिग ऑब्जेक्ट भी हम ले सकते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं दोनों में से। जिस भी चीज़ की बात करेंगे हम उसको कंसीडर करेंगे पार्टिकल। और जो पार्टिकल का पोजीशन जो होगा, उसका जो पोजीशन होगा, हम उसके सेंटर ऑफ मास की बात, सेंटर ऑफ मास को लेके चलेंगे। तो सेंटर ऑफ जो मास होगा उसको हम उसका पोजीशन मानेंगे। क्या मानेंगे, पोजीशन। अब देखिए, मैं तो इतना बड़ा इंसान हूँ, हाँ,
पॉइंट तो मैं इधर भी कंसिडर कर सकता हूँ, यहाँ भी कंसिडर कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कंसिडर कर सकता हूँ। लेकिन देखा जाएगा कि अगर हम पार्टिकल अपने आप को मान के चलो तो मैक्सिमम जो लोग कंसिडर करेंगे मेरा पोजीशन क्या है, बोलेंगे तुम 20 से नापो अपने आप से, 20 से, तो तुम्हारा पोजीशन होगा। क्यों 20? क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास होता है किसी भी यूनिफॉर्म बॉडी का, लगभग सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर ऑफ मास में बीच में होता है, सेंटर में, है कि नहीं। आगे आप पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास का यूज़ क्या करते हैं हम लोग। सेंटर ऑफ मास पे हम मान सकते हैं कि पूरी बॉडी का जो वेट होता है, मास होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, आगे देखेंगे आप। तो सेंटर ऑफ मास को पोजीशन मानेंगे, पार्टिकल कोई भी कितना भी बड़ा बॉडी है उसको पार्टिकल मानेंगे। तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है। तो अगर इतना बड़ा कोई व्यक्ति है तो हम बोलेंगे जो व्यक्ति का जो, इसको हम पार्टिकल कैसे करेंगे, और पार्टिकल का जो पोजीशन होगा ये होगा, ये सेंटर ऑफ मास। तो ये इसके बदले हम बस इसको इतना यूज़ करेंगे, इतना, है नहीं। तो ये हमारा क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, इसको हम कहते हैं कंडीशन, इसको हम अडॉप्ट करके चलेंगे। आप चीज़ों को आइडियली लेके चलते हैं, ना कि आप ऐसे ले सकते हैं। जैसे भी हम बात करें, किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है, तो क्या करता है, ग्रेविटी काम करता है। लेकिन देखा जाए उसके साथ ग्रेविटी के साथ हवा लगती है, क्या क्या बहुत सारे इन्फ्लुएंस होते हैं, कोलोरिस फोर्स होता है, एक जो अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, बहुत चीज़ें लगती है ना। लेकिन आप क्या करते हैं, आइडियली लेते चलते हैं कि बस वैक्यूम है और यहाँ पे ग्रेविटी बस काम कर रही है। तो यही है, इसके लिए हम क्या कहते हैं, कंडीशन लेके चल रहे हैं कि हम क्या सोच के पढ़ेंगे। और एक और बात, जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे और आगे चैप्टर में, तो आपको मालूम पड़ेगा 2 फ्रेम होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम, ये कब पढ़ेंगे, जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तब जब न्यूटन्स की बात करेंगे। अभी तो हम न्यूटन की बात ही नहीं कर रहे हैं, फोर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद होता है इनर्शियल फ्रेम, फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसमें न्यूटन्स के सभी लॉ अप्लीकेबल होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है जिसमें नॉट अप्लीकेबल होते हैं, है कि नहीं। फिर भी हम इसको अप्लीकेबल करने के लिए कुछ यूज़ करते हैं टर्म्स को, तो क्या होता है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी एप्लीकेबल हो जाता है कि नहीं। इसको और अच्छे समझेंगे जब फोर्स चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तुम उसके इफेक्ट पढ़ें, कॉज तो जब पढ़ेंगे तब उसको पढ़ेंगे।